हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं तंत्रिकी आवेगों की उत्पत्ति व संचरण के बारे में। तंत्रिकी आवेग कैसे उत्पन्न होते हैं और वे कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग समझा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं तंत्रिकी आवेगों की उत्पत्ति व संचरण के बारे में। तंत्रिक कोशिकाएँ अर्थात न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है, जो भी तंत्रिक कोशिकाएँ हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वे कैसी कोशिका होती हैं? वे उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी झिल्ली जो है वह ध्रुवीय अवस्था में होती है। ठीक है, तंत्रिक कोशिकाएं अर्थात न्यूरॉन्स जो हैं वे उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी झिल्ली जो है वह ध्रुवीय अवस्था में होती है, पोलराइज स्टेट में होती हैं। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? ठीक है, जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स हैं वे ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहते हैं, इसका कारण जानें। विभिन्न प्रकार के आयन पथ तंत्रिका तंत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन्स हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के आयन चैनल पाए जाते हैं, आयन पथ पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए, जो आयन पथ हैं ये विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य हैं। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, ठीक है, जब कोई न्यूरॉन आवेगों का इम्पल्स का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में न्यूरॉन्स जो हैं आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, इस अवस्था में तंत्रिकाक्ष, ठीक है, एक्सान जो है, एक्सान झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयन, ठीक है, एक्सान झिल्ली अर्थात तंत्रिका झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होती है। ठीक है, तो जब जो है न्यूरॉन्स आवेग का संचरण नहीं करता है, जैसे कि विराम अवस्था में, उस समय तंत्रिकाक्ष झिल्ली, एक्सान मेम्ब्रेन जो है, तंत्रिका झिल्ली जो है, वह सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम और क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। ठीक है, सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम और क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। कब? विराम की अवस्था में। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित, ठीक है, इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में, ठीक है, एक्सान मेम्ब्रेन में, एक्सान लिक्विड में तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित, ठीक है, प्रोटीकाल में भी, ठीक है, ऋण आवेशित प्रोटोप्लाज्म में भी अपारगम्य होती है। ऋण आवेशित प्रोटीकाल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में, धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की, धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम आयन तथा ऋण आवेशित प्रोटीनों की उच्च सांद्रता तथा सोडियम आयन की निम्न सांद्रता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि झिल्ली जो है वो तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीकाल में भी क्या होती है? अपारगम्य होती है। धीरे धीरे जो है तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका तंत्र में पोटेशियम आयन तथा ऋण आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम आयन की निम्न सांद्रता हो जाती है। इस भिन्नता के कारण, ठीक है, तो आप देख रहे हैं तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम आयन तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की सांद्रता क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है, उच्च हो जा रही है, जबकि सोडियम आयन की सांद्रता कम हो जा रही है, निम्न हो जा रही है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनता है। ठीक है, इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनता है। झिल्ली पर पाए जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को, झिल्ली पर पाए जाने वाले इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता और सोडियम आयन की निम्न सांद्रता हो जाती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बन जाता है और झिल्ली पर पाए जाने वाले इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा नियमित किया जाता है। ठीक है, इस पंप के द्वारा प्रतिचक 3 सोडियम आयन बाहर की ओर, ठीक है, इस पंप के द्वारा पर साइकिल में 3 सोडियम आयन बाहर की ओर और 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इसके पर साइकिल के दौरान
ठीक है। प्रति चक्र के दौरान 3 सोडियम आयन जो हैं बाहर की ओर आते हैं और 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली के बाहरी सतह जो है धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ 3 सोडियम आयन आ रहे हैं और अंदर की तरफ जो है 2 पोटेशियम आयन प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1 सोडियम आयन बाहर की तरफ क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्जान झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित हो जाती है, जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, ठीक है। इसलिए यह ध्रुवित हो जाता है, इसलिए जो मेम्ब्रेन है यह ध्रुवित हो जाता है। विराम की स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पंप के द्वारा प्रति चक्र में 3 सोडियम आयन बाहर की ओर और 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसीलिए यह ध्रुवित हो जाती है। विराम की अवस्था में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभवांतर कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। यह आपका रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, विराम कला विभव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना कि विराम की स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है, अर्थात यह हमेशा जो है विराम की अवस्था में ध्रुवित होती हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तंत्रिकी आवेगों की उत्पत्ति और संचरण के बारे में, ठीक है। आपने इस प्रश्न का आंसर जाना कि जो झिल्ली है वह ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है, ठीक है। इसमें आपने देखा कि जो तंत्र कोशिकाएं हैं अर्थात न्यूरॉन्स जो हैं वे उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली जो है हमेशा ध्रुवीय अवस्था में होती है। अब प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं कि यह झिल्ली ध्रुवित अवस्था में क्यों रहती है। इसके कारण में आपको बताया गया कि विभिन्न प्रकार के आयन पथ जो हैं, चैनल जो हैं, वह तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं और ये आयन पथ जो हैं विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य होते हैं। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में, तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयन्स की तुलना में पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होता है, ठीक है। तो जब विराम की अवस्था होती है तो उस समय तंत्रिकाक्ष झिल्ली जो है, एक्जान मेम्ब्रेन जो है, वह सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम और क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होता है। इसी प्रकार से झिल्ली जो है तंत्रिकाक्ष द्रव्य में, इसी प्रकार झिल्ली जो है वह तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटिकाल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम आयन तथा ऋण आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता और सोडियम आयन की निम्न सांद्रता हो जाती है, ठीक है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनता है। झिल्ली पर पाए जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3 सोडियम आयन बाहर की ओर और 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित हो जाती है जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है। इसीलिए यह ध्रुवित हो जाता है। विराम की स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभवांतर कहते हैं, ठीक है। आगे देखें ध्यान से। आप यह जानते हैं, ठीक है, आप जो हैं यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर, ठीक है, एक्जान्स पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है, ठीक है। एक्जान्स पर, ठीक है, यह तंत्रिका आवेग जो हैं, नर्व इम्पल्स जो हैं, यह कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे इनकी ऑरिजिन होती, उत्पत्ति होती है और कैसे इनका संचरण होता है, कैसे यह प्रोपेगेट करते हैं, इसके बारे में आप जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे, ठीक है। तो जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर, जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, उदाहरण के लिए 21.2, तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगमी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम आयन तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली के बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित और आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाता है, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि जब किसी स्थान पर ध्रुवीय झिल्ली पर आवेग होता है, जब किसी स्थान पर ध्रुवीय झिल्ली पर इम्पल्स होता है तो उस समय क्या होता है, तो उस समय मान लीजिए कोई प्लेस ए है, ठीक है, चित्र 21.2 में देखें, यह आपका फिगर है, आप देख रहे हैं एक तंत्रिकाक्ष में तंत्रिकीय आवेग के संचरण प्रदर्शित करता हुआ आरेख, ठीक है। यह जो आरेख आप देख रहे हैं यह इम्पल्स को प्रदर्शित कर रहा है, तंत्रिकीय आवेग को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ए पर जब भी झिल्ली पर आवेग होगा तुरंत सोडियम आयन जो है अंदर की तरफ जाने लगेंगे, सोडियम आयन जो है अंदर की तरफ जाने लगेंगे, जिससे अंदर की झिल्ली धनात्मक हो जाएगी और बाहरी झिल्ली क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। यह होगा प्रारंभिक अवस्था में। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, तो आपने देखा कि जब इम्पल्स उत्पन्न होता है, जब किसी एक स्थान पर ध्रुवीय झिल्ली पर आवेग उत्पन्न होता है, इम्पल्स उत्पन्न होता है, उस समय ए स्थल पर की ओर, ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगमी हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर इम्पल्स उत्पन्न होगा वहाँ पर वह मेम्ब्रेन जो है वह सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगमी हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप सोडियम आयन जो है तीव्र गति से अंदर जाने लगता है और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली के बाहरी सतह जो है ऋणात्मक आवेशित हो जाता है तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाता है, ठीक है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से, ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है, ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, ठीक है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने के कारण बाहर की तरफ माइनस और अंदर की तरफ प्लस होने के कारण विध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर, ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है, ठीक है। यही जो ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर जिसे क्रियात्मक विभव कहते हैं, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी कभी भी आवेग मिलता है तो क्या होता है, उस दौरान जो है सोडियम आयन जो होते हैं वे झिल्ली पारगम्य हो जाती है सोडियम आयन के लिए। जैसे प्लेस ए पर आप देख रहे हैं सोडियम आयन जो है अंदर की तरफ जाने लगते हैं, तो अंदर की तरफ जो है प्लस का मान बढ़ जाता है, बाहर की तरफ माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर बी ध्रुवीकरण की घटना हो जाती है, बी ध्रुवीकरण की घटना हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, आगे देखिए ध्यान से, तंत्रिकाक्ष में कुछ आगे जैसे कि स्थान बी ले लेते हैं, ठीक है। तंत्रिकाक्ष में कुछ आगे जैसे कि स्थान बी, नॉर्मल स्टेट में क्या है, तो नॉर्मल स्टेट में आप देखो प्लस माइनस 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 ऐसे है स्थिति, ठीक है, ऐसे स्थिति है। अब बीच बीच में देखें गैपिंग है, रेनवियर के नोड जिसे कहा जाता है, बीच बीच में गैपिंग दिखाया गया है और यह माइनस और प्लस है, ठीक है। तो जैसे ही इम्पल्स आएगा तुरंत जो है सोडियम आयन के लिए झिल्ली पारगम्य हो जाएगी, सोडियम आयन अंदर की तरफ इंटर करने लगेंगे, ठीक है। सोडियम आयन अंदर इंटर करने लगेंगे तो अंदर जो है पॉजिटिव बढ़ जाएगा और बाहर की तरफ माइनस कम हो जाएगा, जिससे विध्रुवण उत्पन्न हो जाएगा, जिसे आवेग कहा जाता है, ठीक है। यह प्लेस ए पर हो रहा है। प्लेस बी पर क्या होगा, तो तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे जैसे कि स्थान बी पर झिल्ली के बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश, झिल्ली के बाहरी सतह पर क्या है, धनात्मक आवेश हैं और आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। आंतरिक सतह पर क्या है, ऋणात्मक आवेश और बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश है, ठीक है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग का संचरण हो जाता है, जिसके कारण झिल्ली के आंतरिक सतह पे ए स्थल से बी स्थल पर आवेग का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, संचरण हो जाता है, ठीक है। आवेग विभव का संचरण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट ए पर इम्पल्स उत्पन्न हो रहा है, आवेग मिलने पर क्या होता है, सोडियम आयन के लिए झिल्ली पारगम्य हो जाती है, जिस सोडियम आयन अंदर इंटर करने लगते हैं, जिससे अंदर की झिल्ली पर प्लस की मान बढ़ जाता है, ठीक है, और ऊपर माइनस
उत्पन्न हो जाता है, बाहर की झिल्ली पर माइनस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जो कम संख्या में होते हैं प्लस मान अधिक होता है, जिससे बी ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है और इम्पल्स तैयार हो जाता है। इम्पल्स आगे कैसे बढ़ता है, एक प्लेस बी लेते हैं, इसके आगे उस बी स्थान पे आप देखें बाहर की तरफ प्लस होता है और अंदर की तरफ माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए आंतरिक झिल्ली पर जो है यह प्लस माइनस होने के कारण जो है यहाँ पे संचरण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तंत्रिक काच के कुछ आगे जैसे स्थान बी पर आपने देखा झिल्ली के बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश थे और आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश थे, जिसके परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण हो जाता है। ए स्थल से बी स्थल पर आवेग विभव पर संचरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि बी स्थान पर प्लस ऊपर है, माइनस नीचे हैं, जबकि ए स्थान पे आंतरिक झिल्ली पर प्लस की संख्या ज़्यादा है और बाहरी झिल्ली पर माइनस संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से यह जो है मूवमेंट हो जाता है, आवेग का संचरण हो जाता है। अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। स्थान ए पर आवेग का क्या उत्पन्न होता है? क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है, ठीक है। यह क्रम जो है बार बार होने लगता है, यह क्रम बार बार होता रहता है और जो है आवेग जो है आगे बढ़ता रहता है एग्जाम पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे स्थान बी पर झिल्ली के बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश और आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा इम्पल्स के द्वारा उद्दीपन के द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए पारगम्यता, ठीक है, उद्दीपन के द्वारा प्रेरित सोडियम के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है, ठीक है। उद्दीपन के द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बड़ी पारगम्यता क्या होती है? क्षणिक होती है, कम समय के लिए होती है। उसके तुरंत बाद पोटेशियम आयन की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है, ठीक है। तो सोडियम आयन के लिए जो पारगम्यता होती है वो कम समय के लिए होती है, उसके तुरंत बाद जो है पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम आयन झिल्ली के बाहरी ओर परासित होता है, ठीक है। कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम आयन जो है वो झिल्ली के बाहर की ओर परासरित होता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है, ठीक है। तो कुछ ही समय के लिए सोडियम आयन अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद जो है पोटेशियम आयन जो होता है वह बाहर जाने लगता है, जिससे विराम विभव पुनः उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। पुनः संग्रह करता है और तंतु आगे उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन जो है कुछ ही समय के लिए पारगम्य होता है और उससे तुरंत बाद जो है पोटेशियम आयन की प्रति जो है पारगम्यता बढ़ जाती है और कुछ ही क्षणों में भीतर का पोटेशियम आयन झिल्ली के बाहर की ओर परासरित हो जाता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रेस्टिक पोटेंशियल में क्या होता है, तो बाहर की तरफ झिल्ली के प्लस और अंदर की तरफ माइनस होते हैं, ठीक है। ज्यों ही इम्पल्स मिलता है तुरंत सोडियम आयन के लिए, ठीक है, सोडियम आयन अंदर प्रवेश करने लगता है, अंदर प्लस की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, ऊपर माइनस संख्या कम होती है, जिससे इम्पल्स उत्पन्न हो जाता है। यह इम्पल्स जो है आगे बढ़ता है, एक दूसरा प्लेस बी लेते हैं जहाँ पर ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। इसके कारण, ठीक है, इसके कारण जो है आवेग जो होता है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, और यह क्रिया बार बार होती रहती है, आवेग जो है आगे बढ़ता जाता है। सोडियम आयन का अंदर आना जो है बहुत कम समय के लिए होता है, इसके तुरंत बाद जो है पोटेशियम आयन सक्रिय हो जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है और यहाँ पर फिर से यह विराम विभव को उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है इम्पल्स आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताया गया कि जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर आवेग होता है, जैसे कि ए स्थल पर, ए स्थल की ओर झिल्ली, ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम के लिए मुक्त पारगमी हो जाती है कुछ समय के लिए, जिसके फलस्वरूप सोडियम तीव्र गति से अंदर जाते हैं
और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है। अर्थात झिल्ली के बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित और आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाता है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर जो है क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है, न्यूरल इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे जैसे कि स्थान बी पर झिल्ली के बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश और आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। तो आवेग विभव का जो संचरण होता है वह झिल्ली के आंतरिक सतह पे होता है। आप देख रहे हैं झिल्ली के आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है। ठीक है। स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बढ़ी पारगम्यता जो है वह क्षणिक होती है, कम समय के लिए होती है। उसके तुरंत बाद पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है और कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम आयन झिल्ली के बाहर की ओर परासरित होता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एक तंत्रिकाक्ष में तंत्रिका आवेग का संचरण प्रदर्शित कैसे होता है। इसके बारे में आपने देखा कि रेस्ट अवस्था में प्लस माइनस संख्या बराबर होती है, लेकिन जो ही इम्पल्स मिलता है तुरंत सोडियम आयन अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जिससे अंदर की तरफ प्लस का मान बढ़ जाता है। ठीक है। और इम्पल्स उत्पन्न हो जाता है। इसके कुछ दूरी पर जो पॉइंट बी है वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं होती है, बाहर प्लस होते हैं अंदर माइनस होते हैं। तो इस तरह से आवेशों के अंतर होने के कारण आंतरिक झिल्ली पर इम्पल्स का आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यह क्रिया बार बार होती है और इम्पल्स आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। सोडियम आयन का अंदर जाना बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है। उसके तुरंत बाद जो है पोटेशियम आयन बाहर आ जाते हैं और फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं, विराम विभव उत्पन्न कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।